हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं एमडी जनरल क्लासेज। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 की जो प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम था उसके विषय में, उसके असफलता के कारण। इससे पहले जो दो वीडियो हमने अपलोड किए उसमें आप ये देख चुके हैं कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ किस जगह पर किस क्रांतिकारी ने इस क्रांति का नेतृत्व किया है। और अब हम इसके अंतिम वीडियो में देख रहे हैं असफलता के कारण। क्या कारण रहे जो 1857 की क्रांति जो है वो असफल रही। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। सबसे प्रथम कारण है सीमित स्वरूप का होना। अगर आपने हमारा दूसरा वीडियो देखा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि भारतीय लोग जो है वो बहुत सीमित स्वरूप में इस क्रांति का नेतृत्व किया गया। पूरे भारत में इसका विस्तार या फैलाव हो ही नहीं पाया, इसलिए अंग्रेजों के लिए बहुत आसान रहा इस क्रांति का दमन करना। दूसरा हम देखते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव। इसका अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय नेतृत्व क्रांतिकारियों को मिला ही नहीं। हमने देखा था कि मेरठ में कदम सिंह ने नेतृत्व किया, झांसी में लक्ष्मीबाई ने किया, कानपुर में नाना साहब पेशवा ने किया, ग्वालियर में तात्या टोपे ने किया, नसीराबाद में बख्तियार, यानी हर एक जगह पर अलग अलग क्रांतिकारियों ने अपने हिसाब से क्रांति का नेतृत्व किया। राष्ट्रीय नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं, जो कि बाद में कांग्रेस ने या बाद में आकर गांधी जी ने जो राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान किया, उस प्रकार का नेतृत्व यहां मिल ही नहीं पाया। छोटी छोटी जगहों पर अलग अलग व्यक्ति अपने हिसाब से नेतृत्व करते रहे, यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। सीमित संसाधन। आपको किसी भी क्रांति के लिए बंदूक, बम, गोले, हथियार ये चाहिए। अगर आप क्रांति कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए बंदूक, बम, गोले, हथियार ये तो चाहिए। लेकिन भारतीय लोगों के पास में उस समय ये चीजें नहीं थी, अभाव था, संसाधनों का बहुत अभाव था। तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा अंग्रेज लोगों के दबाए जाने का। जल्दी ये क्रांति को समाप्त कर दिया गया। संगठन का अभाव, लोग संगठित नहीं रहे, संगठन नहीं रहा लोगों में, बिल्कुल संगठन नहीं रहा है। लोग जो है संगठित भावना से काम नहीं कर पाए हैं, सब अपने अपने हिसाब से कार्य किया सभी क्रांतिकारियों ने। शिक्षित भारतीयों के समर्थन का अभाव। शिक्षित भारतीयों ने तो बिल्कुल ही इस क्रांति में शामिल नहीं हुए। कहीं पर किसानों ने साथ दिया, कहीं पर किसानों ने साथ नहीं दिया, लेकिन शिक्षित भारतीय ये समझ गए हैं कि सभी अपने अपने व्यक्तिगत हित से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं, इस क्रांति में भाग ले रहे हैं। शिक्षित लोगों की ये बात समझ में आ गई, इसलिए शिक्षित लोगों ने बिल्कुल इस क्रांति से दूरी बनाकर ही रखी। व्यक्तिगत हित ये बहुत बड़ा कारण रहा। जो आप समझते हैं कि ये क्रांति असफल क्यों है, उसमें व्यक्तिगत हित या उद्देश्य की अस्पष्टता भी रही। आप ये देखिए कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति की तो उसने अपने पुत्र दामोदर राव को सत्ता दिलाने के लिए, अपना शासन दिलाने के लिए क्रांति की। क्योंकि लाल डलहौजी का जो गोद प्रथा निषेध लाए थे, ये गोद नहीं लेंगे आप, तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसलिए ये क्रांति की कि ये अपने जो संपत्ति है वो देना चाहती थी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को। अगर आप इस तरफ देखेंगे, नाना साहब पेशवा जो थे, पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, वो अपने पिता की संपत्ति को लेने के लिए उन्होंने क्रांति की। तो लगभग हर एक, बाबू कुंवर सिंह जमींदार थे, उन्होंने जमींदारी प्रथा को वापस लेने के लिए, बेगम हजरत महल जो है वो जमींदार थी, वो जमींदारी प्रथा के तहत उन्होंने वापस जमीनों को अपने अधिकार में करने के लिए क्रांति की। तो सबका हित जो है वो अलग अलग रहा, कोई एक मुख्य एजेंडा रहा ही नहीं, इसलिए भी ये क्रांति जो है फेल हुई। आगे हम देखते हैं कोई भी क्रांति जो होती है उसका कोई अच्छा पहलू होता है या किसी प्रकार का जो है फायदा होता है, वो क्या क्या रहे वो हम देखते हैं। सबसे प्रथम ये रहा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर सत्ता सीधे क्राउन को सौंप दी गई। पहले ब्रिटिश सरकार जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में शासन करती थी, ये आपको अच्छी तरह पता है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत का अधिकार इन्होंने दे रखा था ब्रिटिश सत्ता ने। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने अधिकार लेकर सीधा अपने पास में ले लिया।
लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जो थी उसकी समाप्ति कर दी गई है। हमने शुरुआत वीडियो में पढ़ा था कि लॉर्ड डलहौजी जो है एक महत्वाकांक्षी शासक था, गवर्नर जनरल था ब्रिटिश एम्पायर का। वो छोटी छोटी रियासतों को अपने अधिकार में करता था, ब्रिटिश सरकार में मिलाने की कोशिश करता था। तो उसकी जो हड़प नीति थी उसकी समाप्ति कर दी गई। देशी नरेशों की स्थिति वापस पहले की तरह ही कर दी गई। सेना का अनुपात, अगर आपने वीडियो फर्स्ट देखा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि सेना का जो अनुपात था वो पहले 5 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेज सैनिक था, लेकिन उसके स्थान पर अब 2 पर 1 कर दिया गया। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, एक भारत सचिव नया पद लाया गया, उसका सृजन किया गया। मुगल वंश की समाप्ति, जी हाँ, इसके परिणाम में ये स्वतः ही होने वाला सबसे प्रमुख परिणाम है कि मुगल वंश की समाप्ति हो गई बिल्कुल पूरी तरह से। बहादुर शाह जफर जो है या बहादुर शाह द्वितीय जो है वो अंतिम मुगल बादशाह था। उसके बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम शासकों का भारत के शासन पर, भारत की सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतिम मुगल शासक कौन थे? वो थे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब इसके बाद कुछ तथ्य हम देखते हैं कि इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम किसने दिया? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने इसे 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसको 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? वीडी सावरकर। और इसको सैनिक विद्रोह ये नाम किसने दिया? लॉरेंस और होम्स ने इसको ये नाम दिए। 1857 नाम की एक पुस्तक जो है वो उस समय प्रकाशित की गई, उसके लेखक हैं एस.एन. सेन। 1857 नामक जो पुस्तक आई है जिसमें इस क्रांति का, अगर आपको मौका हुआ पढ़ने का तो उसको लीजिए, उसको पढ़िए, पूरा डिस्क्राइब किया गया है, उसमें पूरा वर्णनात्मक विवेचना है। 1857 इस नाम से पुस्तक है, उसके लेखक हैं डॉक्टर एस.एन. सेन। ओके, इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। 1857 की क्रांति यहीं पर हमारी खत्म होती है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।